आज हमारे देश की सियासत के मुताबिक हिंदू और मुसलमान के बाद जो चीज सबसे ज्यादा खतरे में है वो है भारत का संविधान। और इसी संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आज हर तरफ एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जो कि आपको सबसे आसान भाषा में आज समझना होगा। साल 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन में एक गेम खेला गया था जिसमें कुछ लोग एक पिलो को एक दूसरे की तरफ तब तक फेंकते थे जब तक कि बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा होता था, और जैसे ही ये गाना स्टॉप होता था, रुकता था, पिलो जिसके हाथ में होता था वो इस गेम में फंस जाता था। आज देश की सियासत में भी यही गेम चल रहा है जहां पर अंबेडकर को लेकर आरोपों की पिलो फेंकी जा रही है। और फिलहाल ये पिलो गृह मंत्री अमित शाह की उस स्पीच पर आकर ठहरी है जहां पर उन्होंने कहा तो कुछ था, लेकिन विपक्ष ने इसमें से सियासत अनुसार मसाला निकालकर विवादों का छौंका लगा दिया है। कल संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना अब फैशन हो चुका है। कांग्रेस पूरा दिन अंबेडकर का नाम लेती है, लेकिन इसके पीछे का उनका भाव क्या है वो मैं आपको बताती हूं। यह गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। अब इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स भी हम लेकर आपके सामने आए हैं। उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स जिक्र किया, जिनका इस पूरी स्पीच में से एक पर्टिकुलर हिस्से को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और आज मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ होती है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कह दिया कि अमित शाह ने संसद में अंबेडकर का अपमान किया है और अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि इस्तीफा भी दे देना चाहिए। इन आरोपों के बाद आज शाम को अमित शाह मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है कि वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और क्लिप्स को काट कर प्रसारित करती है। सुनिएगा अमित शाह ने क्या कहा। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। चुनाव जब चल रहा था मेरे बयान को एआई का उपयोग कर कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। अमित शाह जी एक बात उन्होंने कही जो बहुत ही एक कंडेमेबल है। अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमित शाह जी ने संसद में जिस तरह से तथ्यों के आधार पर अपनी बातें रखी और कांग्रेस पार्टी के काले इतिहास के पन्नों को खोलकर रख दिया, वो पल बहुत ही प्रभावित करने वाला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नाटकीय तरीके से अपने पापों को छुपाने में लगी हुई है। पीएम ने आगे लिखा कि दुख की बात तो यह है कि कांग्रेस के लोग इस सच्चाई को जानते हैं फिर भी इसे छिपाते हैं। अब यहां पर जरा आप सारे आरोपों प्रत्यारोपों को क्लब करके आप देखेंगे तो बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस ने अंबेडकर को वो सम्मान नहीं दिया जो कि उन्हें दिया जाना चाहिए था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनावों में हराने की साजिश रची, उन्हें जीवित रहते हुए भारत रत्न नहीं दिया, पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल से उनकी तस्वीर को भी हटा दिया गया। वहीं कांग्रेस का आरोप यह है
कि गृहमंत्री अमित शाह ने जो स्पीच दी उसके एक हिस्से में उन्होंने जो कहा उससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कोशिश हुई है। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। खड़गे जी जो शब्द यूज कर रहे हैं, इसी को मैं खंडन करना चाहता हूं। कितने दिन तक बाबा साहब का नाम को दुरुपयोग करोगे और कांग्रेस पार्टी? आप काफी नहीं है? इतने सालों, इतने दशक तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया कांग्रेस पार्टी ने, वो काफी नहीं है? और भी अपमानित करना चाहते हैं? ये नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कदमों पर चलने वाले हम लोग हैं। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है। अब आप ये भी देखिए कि भारत में अंबेडकर के नाम पर 18 राजनीतिक पार्टियां हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा दलित पार्टियां ऐसी हैं जो कि अंबेडकर को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं और इन पार्टियों की नजर उन 75% वोट बैंक पर है जो इन्हें दलितों और पिछड़े वर्ग से हासिल होते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि जब अंबेडकर ने अपना पहला चुनाव लड़ा था तब वो इस चुनाव में हार गए थे। दरअसल अंबेडकर भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री हुआ करते थे, लेकिन साल 1951 और 52 में जब देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तब तक वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे। उनका मोह भंग हो चुका था, जवाहरलाल नेहरू से भी और कांग्रेस पार्टी से भी। 27 सितंबर 1951 को भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वो हिंदू कोड बिल और धारा 370 पर जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से नाराज थे, जिसके बाद 10 अक्टूबर 1951 को उन्होंने अपना इस्तीफा संसद में पढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जब उनके इस्तीफे की खबर अखबारों में छपे तो अखबार वाले उसे अपने हिसाब से परिभाषित करें। और इस्तीफा देने के बाद भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक एक पार्टी बनाई और बॉम्बे की नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, जहां पर वो चौथे नंबर पर रहे। और इसके पीछे की वजह थी कांग्रेस पार्टी, जिसने उनके मुकाबले में उन्हीं के पीए रहे नारायण एस काजरोलकर को मैदान में उतार दिया था। नारायण काजरोलकर दूध का कारोबार करते थे और राजनीति में नए नेता थे। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू की लहर पहले चुनाव में इतनी ज्यादा थी कि नारायण काजरोलकर जीत गए और इस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रहे। वहीं 1,37,950 वोट पाकर काजरोलकर चुनाव जीत गए थे। इसके बाद साल 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए और इसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर उन्हें कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अंबेडकर बीमार रहने लगे थे। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने चुनाव लड़ने के दौरान ही संसद में अपने कामकाज को लेकर एक लिस्ट भी तैयार कर दी थी, लेकिन लगातार 2 बार हारने के बाद डॉक्टर अंबेडकर बुरी तरीके से टूट चुके थे। उन्हें गहरा सदमा लगा और इसकी वजह से वो काफी बीमार पड़े। फिर इसी बीमारी की वजह से उनका 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। अब आप ये भी देखिए कि एक तरफ अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफत में खड़ी थी और ये इतिहास की बातें हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए नरेंद्र मोदी का एक इतिहास भी लेकर आए हैं और इस इतिहास को आप 2 तस्वीरों में समाहित कर सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब साल 1986 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही सम्मान किया और ये सोचिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब कई राजनीतिक पार्टियां अंबेडकर का नाम भी नहीं लेती थी। उस वक्त एक साधारण कार्यकर्ता यानी कि नरेंद्र मोदी अंबेडकर को कुछ इस तरीके से सम्मानित करते थे। अब आपको हम उन विचारों से भी
मिलवा देते हैं जो कि आज की बीजेपी और तब के अंबेडकर के बीच काफी मेल खाते, सिमिलर। आज की तारीख में मोदी सरकार एक देश एक कानून लाने की बात करती है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में आज विपक्ष को एक बार फिर से अंबेडकर के उन विचारों को पढ़ना चाहिए जहां पर अंबेडकर भारत में एक देश एक कानून की व्यवस्था चाहते थे। मतलब अंबेडकर यूनियन सिविल कोड लाने के भी पक्ष में थे। लेकिन हमारे देश की कुछ पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते इस पर कभी विचार करना भी जरूरी नहीं समझा। यूनिफॉर्म सिविल कोड भीमराव अंबेडकर लाने के पक्ष में थे। साल 1948 में अंबेडकर ने क्या कहा उसका जिक्र है यहां पर। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोरदार बहस हुई, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि देश में सिविल मामलों के निपटारों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने रिकॉर्ड बुक की वो कॉपी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर रखी है जिसमें अंबेडकर ने इस मुद्दे पर क्या वर्जन दिया था, क्या लिखा था। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि हमारे देश में अक्सर अंबेडकर को भारत रत्न देने में हुई देरी का जिक्र क्यों होता है। दरअसल इसके पीछे की वजह उस दौर की राजनीति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन अब आप यह भी सोचिए कि संविधान की संरचना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जीते जी वो सम्मान ही नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे, और दूसरी तरफ इस दौर की सरकार में रहे गांधी परिवार के सदस्यों को यह सम्मान उसी समय मिलता रहा। ऐसे ही कुछ और तथ्यों की फटाफट से टाइमलाइन आपके सामने रख देते हैं, जहां पर संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर भी उनकी मृत्यु के दशकों बाद साल 1990 में लगाई गई। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान मऊ और उनकी जुड़ी अन्य जगहों को राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। यह काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए दस्तावेज, किताबें और विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कोई कोशिश नहीं की। रचनावली का प्रकाशन भी शरद पवार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुआ। और एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस में संविधान दिवस कभी नहीं मनाया गया। यह राष्ट्रीय उत्सव नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुआ। ये वो तथ्य है जो कि आप और लोगों को भी बता सकते हैं। इसके साथ हम आपको साल 2013 में कांग्रेस सरकार की एक ऐसी भूल सुधार के बारे में बताना चाहते हैं जो शायद बहुत से लोगों को पता भी ना हो। दरअसल हमारे देश में कई सालों तक भीमराव अंबेडकर का एक आपत्तिजनक कैरिकेचर एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाता रहा, जिसके बारे में हम आपको बता या दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस वक्त संसद का वो वीडियो जरूर दिखा सकते हैं जब कांग्रेस नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस की इस भूल को स्वीकारा था। के निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का इस कार्टून के माध्यम से घोर अपमान करने वाला कृत्य किया। ये चित्र अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे जो लिखा है, हजारों लोगों की उपस्थिति में नेहरू जी कह रहे हैं उनको कि तुमको संविधान निर्माण के लिए 3 साल का समय दिया था और तुमने 3 साल में उसको पूरा नहीं किया, ये कहकर के कोड़े मार रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित एनसीईआरटी के 11वीं कक्षा के कोर्स में पढ़ाने की दृष्टि से बच्चों को भारत के भविष्य को ये विकृत शिक्षा देने का काम जिसने भी किया है, जिसने भी अप्रूव किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जब इसकी जानकारी मुझे अप्रैल के शुरुआत में मिली तो मैंने एनसीईआरटी को चिट्ठी लिखी कि हमारे मायने में ये आपत्तिजनक है और ऐसा कार्टून खासतौर पे टेक्स्ट बुक में नहीं होना चाहिए, और आप अपनी सफाई दीजिए कि क्यों ऐसा कार्टून ऐसी टेक्स्ट बुक में आया है। और उन्होंने पुनः हमें जवाब दिया, और क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बुक बनाने वाले हैं ये एनसीईआरटी के लोग नहीं हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक अथॉरिटी का गठन करते हैं और उसमें कई लोग हैं। मैं उनका भी आपको नाम भी दे सकता हूँ। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी बनती है और उसमें जो चेयरपर्सन हैं वो हरि वासुदेवन हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, और उसकी चीफ एडवाइजर्स योगेंद्र यादव, सीनियर फेलो सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ डेवलपिंग स्टडीज दिल्ली, सुहास पालशिकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे महाराष्ट्र, और फिर उनके एडवाइजर्स हैं केसी सूरी, और फिर कई मेंबर्स हैं। मैं सारा को नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब एकेडमिक लोग हैं। इनमें एनसीईआरटी के जो ऑफिशियल कोई नहीं।